सालों पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। वो दोनों दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से जीते थे। गौरी पूरा दिन दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और माधव खेत में काम करता था। खूब मेहनत करने के बाद भी उनका घर चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो भी मिलता उसी में वो खुश थे। दिन रात मजदूरी करके पाई पाई जमा करके माधव और गौरी ने 500 रुपए जमा किए थे। वो 500 रुपए उनके लिए 5000 के बराबर थे। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लेंगे। अरे नहीं नहीं, कपड़े खरीदकर पैसे क्यों बिगाड़ने हैं? इससे अच्छा किसी और जगह खर्च करें। लेकिन कहाँ खर्च करें? हम इन्हें संभाल कर रख देंगे, फिर जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। माधव और गौरी ने तय किया कि अभी पैसों को संभाल कर रख लेते हैं, वक्त आने पर वो काम आएंगे। फिर माधव ने वो 500 रुपए एक बक्से में रख दिए और वो सो गया। रात के करीब 1:45 बजे थे, तभी एक चोर माधव के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने एक छोटी सी खिड़की से घर के भीतर झांका तो माधव और गौरी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो घर के पीछे वाले हिस्से में गया जहाँ एक और खिड़की पड़ती थी। उसने अपने हथियार निकाले और खिड़की के स्क्रू खोलने लगा। थोड़ी ही देर में उसने खिड़की के सभी स्क्रू खोल दिए और पूरी खिड़की निकाल ली। फिर वो चोर खिड़की से घर के अंदर कूद गया और दबे पांव यहाँ वहाँ कुछ खोजने लगा। खोजते खोजते अचानक माधव ने जिस डिब्बे में 500 रुपए रखे थे वो डिब्बा उसके हाथ लग गया। उसने डिब्बा खोलकर देखा तो अंदर 500 रुपए थे। उसने तुरंत वो पैसे ले लिए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने डिब्बा जहाँ पड़ा था वहीं पे रख दिया और वो खिड़की की ओर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक माधव की आंख खुल गई। चोर चोर चोर! माधव की चिल्लाने की आवाज सुनकर गौरी भी उठ गई। उसने आसपास देखा लेकिन कहीं कोई चोर नजर नहीं आया। कहाँ है चोर? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने अभी अभी एक भयंकर सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे घर में चोर घुस गया है और बक्से से हमारे 500 रुपए चोरी करके भाग रहा है। अरे सपना तो सपना होता है। वो देखो, हमारा बक्सा वही का वही, जैसा रखा था वैसा ही पड़ा है। माधव ने देखा तो उसका बक्सा बिल्कुल सही सलामत था। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। ये पैसे यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैंने जो सपना देखा वो सच भी हो सकता है। तो फिर हम पैसे कहाँ रखेंगे? हम इसे कहीं और छुपा देंगे। मैं कल ही जाकर ये पैसे कहीं सुरक्षित जगह छुपा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। चलिए अब सो जाइए। नहीं नहीं, तुम सो जाओ। मैं तो पूरी रात जागकर हमारी मेहनत के 500 रुपए की निगरानी करूंगा। उस रात माधव रात भर जागकर अपने पैसों की ओर देखकर बैठा रहा। सुबह जैसे ही सूरज निकला उसने बक्से से अपने 500 रुपए निकाले और उसे लेकर गांव से बाहर चला गया। जिस गांव में माधव रहता था उसी गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था। उसे और उसकी पत्नी दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी जिससे उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। शादी के कई सालों बाद भी उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके घर ना पैसों की कमी थी और ना ही सोने चांदी की, लेकिन कोई संतान न होने के कारण उनके जीवन में खुशियाँ बहुत कम थी। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ संतान को छोड़कर, लेकिन बिना कोई संतान के हमारी या मेरी भी किस काम की। अगर हमारा कोई वारिस होता तो ये माल मिलकत उसे कम लगती। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि 7-8 पीढ़ियां बिना काम करे जी सके। मुझे लगता है कि हमें किसी और को ये सब कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि अब हम ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल ही जिएंगे। उसके बाद ये सब कुछ ऐसा ही पड़ा रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कोई अच्छा, नेक और ईमानदार व्यक्ति ढूंढिए जो हमारा वारिस बनने के लायक हो। ठीक है, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू करता हूँ जो इन सबके लायक हो। अगले ही दिन से जमींदार ने एक ईमानदार आदमी की खोज शुरू कर दी। वो कई गांव और शहर में घूमने आया, लेकिन उसे कोई भी ईमानदार और नेक व्यक्ति नहीं मिला। दूसरे जमींदारों के बेटों को भी मिला, लेकिन सब के सब नालायक थे। कोई लालची था, कोई झूठा था तो कोई कपटी। कोई भी जमींदार की मिलकर के लायक नहीं था। आखिर थक हार कर जमींदार अपने घर वापस लौट आया। दूसरी ओर माधव अपने पैसे छुपाने के लिए गांव में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते वो गांव से पश्चिम दिशा में चला गया। वहां उसे एक बड़ा खेत दिखा जिसमें कई सारे बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर माधव रुक गया। अगर मैं अपने पैसे इनमें से ही किसी एक पेड़ के नीचे छुपा देता हूँ तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा और यहाँ पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। ये सोचकर माधव पेड़ के पास पहुंच गया। उसने पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बनाया, फिर अपना 500 रुपए का नोट प्लास्टिक के कागज में लपेटकर उसे उस गड्ढे में रख दिया और गड्ढे में मिट्टी डाल दी। बाद में उसने वहां मिट्टी ऐसे बिछा दी कि किसी को भी शक ना हो। अब मेरी मेहनत की कमाई बिल्कुल सुरक्षित है।
किसी को शक भी नहीं होगा कि मैंने यहाँ पैसे छुपाए हैं। माधव अपने पैसे सुरक्षित जगह छुपा देने पर बहुत खुश था। फिर वो मुस्कुराता हुआ काम पर चला गया। वहीं जमींदार को अपने खेतों में जुताई शुरू करनी थी, इसलिए उसने अपने मजदूरों को बुला लिया। अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमें जल्द से जल्द जुताई शुरू करनी होगी। हाँ मालिक, गांव वाले तो बोल रहे हैं कि इस साल बारिश जल्दी होने वाली है। मैं तो कहता हूँ हम कल से ही जुताई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाकर शहर से ट्रैक्टर ले आओ, कल से ही हम जुताई शुरू कर देंगे। लेकिन मालिक, हमें आते आते रात हो जाएगी, आपको तकलीफ होगी। नहीं, कोई बात नहीं, जब तुम दोनों आ जाओ तो मुझे जगाना, हम जाकर ट्रैक्टर खेत पर रखाएंगे। ठीक है मालिक। ठीक है मालिक। फिर जमींदार के दोनों मजदूर ट्रैक्टर लेने शहर के लिए निकल गए। धीरे धीरे दिन बीत गया और सूरज ढल चुका था। माधव पूरा दिन काम करने के बाद थका हुआ अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गौरी खाना लगाती है और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। आपने सुना कि नहीं? क्या? जमींदार जी कल से अपने खेतों में जुताई शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों में बुआई भी करेंगे, तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। हम भी जाएंगे मजदूरी करने। हाँ, चले जाएंगे। वैसे भी सुना है कि उनके खेत बहुत बड़े बड़े हैं। अरे बहुत बड़े हैं, तभी तो जमींदार कहलाते हैं। वैसे उनके खेत है कहाँ पर? मैं तो आज तक कभी गया नहीं उनके खेत पर। हमारे गांव के बाहर पश्चिम की ओर पूरी जमीन उन्हीं की है। पश्चिम की ओर? अरे मैंने हमारे पैसे वहीं तो छुपाए हैं। ये क्या किया आपने? कल खेत में जुताई होगी तो हमारे पैसे इधर उधर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं कल सुबह जल्दी जाकर हमारे पैसे निकाल लाऊंगा। जिस खेत में पैसे छुपाए हैं वो जमींदार का है, ये जानकर माधव टेंशन में आ गया था। जब वो सोने गया तो टेंशन के मारे रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही जमींदार अपने आदमियों के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंच जाता है और जुताई शुरू करता है। धीरे धीरे उनके ट्रैक्टर ने आधे से भी ज्यादा खेत में जुताई कर दी और वहां पहुंच गए जहां माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के 500 रुपए छुपाए थे। जैसे ही ट्रैक्टर से जुड़ा हल जमीन में घुसा कि तुरंत ही प्लास्टिक के कपड़े में रखा 500 रुपए का नोट फट गया और नोट फटते ही माधव की आंखें खुल गईं। मेरे पैसे! आज फिर माधव के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी गौरी उठ गई। आज फिर से सपने में चोर देखा क्या? नहीं, चोर नहीं। मैंने देखा कि जमींदार ने खेत में जुताई शुरू कर दी है और हल चलाने पर हमारे 500 रुपए का नोट जो था वो फट गया है। ये क्या बोल रहे हो आप? अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे पैसे गए समझो। ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे पसीने की कमाई है वो। मैं तो कहती हूँ आप अभी जाकर हमारे पैसे ले आइए। अगर सुबह पहुँचने में देरी हो गई तो हम हमारे पैसों से हाथ धो बैठेंगे। हाँ, मैं अभी जाकर हमारे पैसे ले आता हूँ। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। तुरंत ही माधव जमींदार के खेत पर जाने के लिए निकल गया। आधी रात निकल चुकी थी। बाहर गहरा अंधेरा था। उधर जमींदार अपने घर पर सो रहा था। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। वो तुरंत ही उठ गया और जाकर दरवाजा खोला। उसने जिन मजदूरों को ट्रैक्टर लाने शहर भेजा था वो दोनों आ गए थे। फिर वो तीनों ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाने के लिए निकल गए। माधव चोरी छिपे जमींदार के खेत पर पहुंच गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि कोई खेत पर है तो नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो माधव चुपके से खेत के भीतर चला गया और उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने अपने पैसे छुपाए थे। जब माधव पेड़ के नीचे बैठकर अपने पैसे वाला गड्ढा ढूंढ रहा था तभी जमींदार के आदमी ने उसे देख लिया। मालिक, देखिए वहाँ कोई है। कहाँ? कौन है? वहाँ उस पेड़ के नीचे कोई इंसान लग रहा है। लेकिन वो इतनी रात गए हमारे खेत पर क्या कर रहा है? वो तो उसे पकड़ेगा तब पता चलेगा। तो जाओ, जाकर उसे यहाँ लेके आओ। जमींदार का आदेश होते ही दोनों मजदूर माधव के पास पहुँच गए और उसे लेकर जमींदार के पास आए। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैं निर्दोष हूँ। इतनी रात गए मेरे खेत पर क्या कर रहा है? मैं अपने पैसे लेने आया था। तेरे पैसे कहाँ है? वहाँ उस पेड़ के नीचे छुपाए हैं मैंने। कहाँ से चोरी करके लाया था? नहीं नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की थी। वो हमारी ईमानदारी और मेहनत के पैसे हैं। पाई पाई जमा करके मैंने और मेरी पत्नी ने 500 रुपए जमा किए। वही 500 रुपए मैंने उस पेड़ के नीचे छुपाए हैं। तो तू इतनी रात को अपने 500 रुपए लेने आया था? वो तो तू कल सुबह भी ले लेता। मैं कल सुबह ही आने वाला था मालिक, लेकिन मैंने सपने में देखा कि आपने जुताई शुरू कर दी है और जुताई में मेरे 500 रुपए का नोट फट गया। इसलिए मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ। आखिर हमारे मेहनत के पैसे हैं वो। अपनी मेहनत के पैसे लेने के लिए यह आदमी इतनी रात को किसी और के खेत में घुस गया। चलो इसके लालच की परीक्षा लेता हूँ। ये भी बाकी लोगों की तरह लालची ही होगा। वो 500 रुपए छोड़, मैं तुझे 1000 रुपए देता हूँ। वो ले ले और निकल यहाँ से।
नहीं नहीं मालिक, मुझे बस अपने वो 500 रुपए लेने दीजिए, वो लेकर मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। क्या 500 रुपए के सामने 1000 रुपए दे रहा हूँ तो नहीं चाहिए? नहीं मालिक, वो 500 रुपए हमारे पसीने की कमाई है, मैं वो नहीं छोड़ सकता। चल मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, तू वो 500 रुपए छोड़ दे। नहीं मालिक, मुझे तो अपने ही 500 रुपए चाहिए। अरे बेवकूफ है क्या? चल तुझे मैं 50,000 रुपए देता हूँ, पैसे ले और निकल यहाँ से। मुझे 50,000 नहीं चाहिए, बस मेरे 500 रुपए ले लेने दीजिए। तू सचमुच में पागल लग रहा है, मैं तुझे 1,00,000 रुपए देता हूँ। नहीं मालिक, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्या तुझे बिल्कुल लालच नहीं है? जानते भी हो कि 1,00,000 कितने होते हैं? फिर भी मुझे वही पैसे चाहिए, मुझे बस मेरी मेहनत के पैसे चाहिए मालिक। मैं तुझे 10 लाख देता हूँ। नहीं मालिक, मैं तुझे अपनी आधी जमीन देता हूँ। जमीन की बात सुनकर माधव सोचने लगा, मेरी आधी जमीन यानी गांव का चौथा हिस्सा, तू और तेरी पत्नी आलीशान जिंदगी जी पाओगे। ठीक है मालिक। मुझे पता ही था कि तू भी बाकी लोगों की तरह लालची है, आखिरकार तेरा लालच भी जाग गया। बता, मेरी जमीन का कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? अगर आप मुझे आधी जमीन देना ही चाहते हैं तो वो पेड़ वाला हिस्सा दे दीजिए, जहां मैंने अपने 500 रुपए छिपाए। इससे मुझे जमीन भी मिल जाएगी और मेरी मेहनत के 500 रुपए भी। क्या तेरा लालच अभी भी नहीं जागा? नहीं मालिक, क्योंकि मुझे पता है कि ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही सुख और शांति दे सकते हैं। माधव की बात सुनकर जमींदार खुश हो गया, उसे यकीन हो गया था कि माधव बिल्कुल भी लालची नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी तूने, आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में सब लोग लालची नहीं होते। मैं सिर्फ आधी नहीं, मेरी पूरी जमीन तुम्हें देता हूँ। वैसे भी हमारे मरने के बाद हमारा कोई नहीं है जो ये सब कुछ संभाल सके, इसलिए आज से तुम मेरे वारिस हो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ, मैं और मेरी पत्नी ने तय किया है कि हम अपनी सारी धन दौलत किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो ईमानदारी और मेहनती हो तथा बिल्कुल भी लालची ना हो, और वो व्यक्ति तुम हो। आखिरकार जमींदार को माधव में वो व्यक्ति मिल गया था जो उसका वारिस बनने के लायक हो। उसने माधव को अपने यहाँ काम पर रख लिया ताकि माधव उसका कार्यभार संभाल सके, और धीरे धीरे जमींदार ने अपना सब कुछ माधव के नाम कर दिया।